एक बार फिर से स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे पाचन तंत्र क्या होता है और पाचन तंत्र में कौन कौन से शरीर का अंग जो है भाग लेते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में समझने वाले साथियों? पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें आज हम लोग समझेंगे मुख गुहा के बारे में, ग्रास नली के बारे में, समझेंगे, मुख गुहा के बारे में समझेंगे और आमाशय के बारे में समझने वाले हैं। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। तो कंप्लीट जो है इतना समझने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और एक एक करके एक एक टॉपिक को जो है ध्यान से समझते रहिए। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पाचन तंत्र। आखिर पाचन तंत्र कहते किसको है, पाचन तंत्र होता क्या है? तो पाचन तंत्र के बारे में हम कह सकते हैं कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना और उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उसका शरीर में रक्त में एब्जॉर्ब हो जाना, यही पूरी प्रक्रिया कहलाती है पाचन। पाचन तंत्र में क्या होता है कि पाचन तंत्र में एक तो आहार नली होता है और एक होता है पाचक ग्रंथियां। तो एक होता है आपका आहार नली और एक होता है आपका पाचक ग्रंथियां। यही दोनों जो है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आहार नली में सबसे पहला क्या होता है? तो आहार नली में सबसे पहला होता है साथियों आपका मुख गुहा। तो सबसे पहला होता है मुख गुहा, इसको अंग्रेजी बोलते हैं बक्कल कैविटी। दूसरा होता है आपका आमाशय। दूसरा आपका होता है मुख गुहा के पास आता है आपका ग्रास नली। दूसरा होता है आपका साथियों ग्रास नली। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका आमाशय। आमाशय होता है साथियों। चौथा होता है आपका छोटी आंत। चौथा क्या होता है? छोटी आंत। तो अब समझते हैं पांचवा क्या होगा। चलिए देखिए एक बार और लिख देते हैं, चलिए समझिए। तो इसमें आपका पहला हो गया, पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा मुख गुहा। पहला क्या होगा साथियों? मुख गुहा हो जाएगा। पहला हो जाएगा मुख गुहा हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा ग्रास नली। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा आमाशय। तीसरा क्या हो जाएगा साथियों? आपका हो जाएगा आमाशय। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आपका छोटी आंत। पांचवा क्या हो जाएगा आपका? पांचवा हो जाएगा बड़ी आंत। उसके बाद से छठवां क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर हो जाएगा आपका मलाशय। क्या हो जाएगा साथियों? मलाशय। तो आहार नली में मुख्य रूप से मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सभी आहार नली का हिस्सा होता है। आहार नली जो होता है वो लगभग 32 फीट का होता है। आहार नली कितना फीट का होता है? लगभग 32 फीट का जो होता है वो आहार नली होता है। अब समझते हैं कि जो पाचक ग्रंथियां होती है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां जो है पाचन तंत्र में हिस्सा लेती है। तो पाचक ग्रंथियों की बात करेंगे तो सबसे पहली जो पाचक ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है जिसे बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है ये पाचक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, जो मुख गुहा में पाई जाती है। दूसरा होता है आपका जठर ग्रंथि। सबके बारे में डिटेल से आगे समझने वाले हैं। जठर ग्रंथि जिसे जठर रस निकलता है, जो आमाशय में पाया जाता है। तीसरा जठर ग्रंथि के बाद सबका होता है यकृत से निकलता है पित्त रस। यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं। तो यकृत से साथियों निकलता है पित्त रस। चौथा क्या होने वाला है? चौथा हो जाएगा आपका अग्न्याशय। और अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयिक रस। पांचवा आपका हो जाएगा छोटी आंत आपका हो जाएगा। छोटी आंत से निकलता है आंत्र रस। तो सबके बारे में जो है हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं। चलिए अभी जो लिख के आपको समझाते हैं ये लिखा हुआ भी है। ये इसलिए ऐसा बताया जाता है, ये लिखा हुआ रहता है ताकि आपको जो है इसका जो है नोट्स आप आसानी से नोट्स को जो है आसानी से बना सके। तो चलिए पाचन तंत्र में कौन कौन आ जाएगा। तो पाचन तंत्र में अभी आपको बताते हैं जो आहार नली होता है उसमें मुख गुहा आएगा, ग्रास नली आएगा, आमाशय आएगा, छोटी आंत आएगा और कौन आएगा? बड़ी आंत आ जाएगा पाचन तंत्र में। और पाचक ग्रंथियों में कौन आ जाएगा? तो एक आ जाएगा लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत या लीवर, अग्न्याशय और आंत ग्रंथियां जो छोटी आंत में पाई जाती है। चलिए एक एक करके सबके बारे में जो है धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले फोटो देखिए। फोटो में पिक्चर में क्या दिखा हुआ है? तो पिक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें देखिए हम लोग मुख गुहा से भोजन को ग्रहण करते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा होता है आपका आइसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। तो इसको साथियों हम लोग कहते हैं ग्रास नली या फूड पाइप कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका है अमाशय, अमाशय है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमक, स्टोमक इसको कहा जाता है। उसके बाद से ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये वाला हिस्सा, चलिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इसको देखते हैं। ये वाला हिस्सा आपका जो हो जाएगा, ये वाला जो संरचना आप देख रहे हैं, ये वाला संरचना, ये वाला जो संरचना होगा, ये है आपका छोटी आंत, ये संरचना है आपका छोटी आंत है। और ये जो मोटा वाला आप संरचना देख रहे हैं, ये वाला मोटा वाला जो संरचना है, ये वाला यहां से शुरू हुआ, ये मोटा वाला जो संरचना आप देख रहे हैं, ये साथियों है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। और ये वाला जो हिस्सा है, ये लास्ट वाला, इसको बोलते हैं मलाशय, एनस बोलते हैं, इसको बोलते हैं मलाशय। एनस मतलब तो होता है गुदा द्वार, गुदा द्वार, एनस मतलब होता है गुदा द्वार, और इसी के ऊपर आता है मलाशय, मलाशय। तो चलिए सबसे पहले हम मुख गुहा के बारे में समझते हैं। मुख गुहा के बारे में ऑलरेडी हम कंप्लीट जो है 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को आप जो है देख सकते हैं। मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है? तो मुख गुहा में भोजन के पाचन के लिए सबसे पहले दांत होते हैं, सबसे पहले दांत होता है, फिर उसके बाद से जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, फिर उसके बाद से आपका जीभ पाया जाता है। तो भोजन का पाचन जो है मुख गुहा में, भोजन को पचाने के लिए दांत होते हैं, लार ग्रंथि होते हैं, जीभ। इन तीनों का जो है सेपरेट वीडियो हमने बना दिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके इसका वीडियो जो है आराम से देख सकते हैं। तो हम इसको अभी स्किप करेंगे क्योंकि इन तीनों का वीडियो जो है ऑलरेडी हम बना दिए हैं। फिर भी थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं इसमें मुख गुहा के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो मुख गुहा में साथियों हम बोल सकते हैं कि मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। काफी जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है? तो मुख गुहा से जो है भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया, याद रखिएगा कि लार ग्रंथियां कहां पाई जाती है? तो लार ग्रंथियां पाई जाती है मुख गुहा में, लार ग्रंथियां पाई जाती है। और लार ग्रंथियां जो होती है वो लार रस का, सलाइवरी जूस का जो है, लार रस का जो है स्राव करती है। मुख गुहा में आहार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मुख गुहा में आहार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और उसे माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में बदल दिया जाता है? तो माल्टोज में बदल दिया जाता है। चलिए आज हम लोग जो मेन समझने वाले हैं, आज हम लोग समझने वाले ग्रास नली के बारे में। किसके बारे में साथियों? ग्रास नली के बारे में। भोजन का जो पाचन होता है वो कहां से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से शुरू हो जाता है, और मुख गुहा के बाद से भोजन पहुंचता है ग्रास नली में। यही वाला हिस्सा कहलाता है ग्रास नली। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फूड पाइप या आइसोफेगस भी से कहा जाता है। तो ग्रास नली या आइसोफेगस या फूड पाइप क्या होता है? तो इसमें जो होता है भोजन का पाचन नहीं होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आहार नली जो होता है उसमें कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है? तो जो आइसोफेगस होता है, जो ग्रास नली होता है, उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी एंजाइम ही नहीं पाया था। अगर एंजाइम नहीं होगा तो फिर भोजन पचेगा कैसे? तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम नहीं होता है, जिसके कारण इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली की जो लंबाई होती है सामान्यतः लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें भोजन जो होता है केवल नीचे की तरफ सरकता है। इसमें भोजन कैसे सरकता है? नीचे की तरफ सरकता है। जैसे जो कोलगेट वगैरह हम लोग करते हैं, चाहे जो कोलगेट करते हैं, तो उसमें से जब कोलगेट निकलता है तो देखिएगा वो एकदम धीरे धीरे करके निकलता है। ऐसे ही जो ग्रास नली होता है उसमें भोजन जो होता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप भोजन कर लिया तुरंत जो है पेट में जो है भोजन चला जाएगा। धीरे धीरे भोजन जो होता है वो ग्रास नली में नीचे की तरफ सरकता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रमानुकुंचन विधि। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्रमानुकुंचन की जो प्रक्रिया होती है वो आहार नल के किस हिस्से में पाई जाती है? तो याद रखिएगा आइसोफेगस में, ग्रास नली में क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो क्रमानुकुंचन, इसमें भोजन जो होता है वो केवल नीचे की तरफ सरकता है, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुंचन विधि कहा जाता है। इसको भी याद रखना है कि सबसे लंबी जो ग्रास नली होती है वो जिराफ की होती है। जिराफ का जो ग्रास नली होता है, जो गर्दन होता है, वो सबसे ज्यादा लंबा होता है। तो किस जीव का ग्रास नली सबसे लंबा होता है? तो जो जिराफ होता है उसका जो ग्रास नली होता है वो सबसे लंबा होता है। तो ग्रास नली में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? पहला बात ध्यान में रखना है कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। दूसरा आपको याद रखना है कि ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है। तीसरा कौन सा बात याद रखना है कि इसमें
जो ग्रास नली होता है इसमें भोजन नीचे की तरफ सकता है, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन। चलिए अब ग्रास नली का हम जो है फोटो देखते हैं कि ग्रास नली है कहां। तो यहाँ पे आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा, ये आपका मुख गुहा, ये वाला है मुख गुहा, और यहां से देखिए शुरू हो गया ग्रास नली। ग्रास नली ये वाला जो है आपका पूरा ग्रास नली है। ये ग्रास नली कितना सेंटीमीटर होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। इसमें भोजन नीचे की तरफ रखता है, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुंचन। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन बोलते हैं, क्रमानुकुंचन। तो ग्रास नली में भोजन नीचे की तरफ रखता है, जिसे क्रमानुकुंचन कहते हैं। तो ग्रास नली को आइसोफेगस भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं आमाशय के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं साथियों? आमाशय के बारे में समझने वाले हैं। ग्रास नली के बाद से भोजन कहां पे आता है? आमाशय में। सबसे पहले भोजन का पाचन कहां होता है? सबसे पहले भोजन का पाचन होता है मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद से भोजन जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद से भोजन आपका कहां पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। भोजन आपका कहां पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। तो चलिए आप समझते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय के बारे में हम कह सकते हैं कि आमाशय जो होता है वो एक तरह का थैला होता है। आमाशय क्या होता है साथियों? एक तरह का थैला होता है। जैसे गुब्बारा होता है, जब गुब्बारा में हवा भरता है तो गुब्बारा फूल जाता है, उसी प्रकार आपका आमाशय भी होता है। आमाशय एक तरह का थैला होता है जो भोजन के आने के बाद फैल जाता है। आमाशय एक तरह का थैला होता है, जब भोजन आता है तो ये क्या हो जाता है? भोजन के आने के बाद ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। सबसे ज्यादा देर तक भोजन जो है आमाशय में ही रहता है। लगभग 4 घंटे तक जो है भोजन आमाशय में ही रहता है। लगभग 4 घंटे तक भोजन कहाँ रहता है? आमाशय में ही रहता है। आमाशय को हम लोग उदर भी कहते हैं। उदर मतलब होता है आमाशय, या इसी बोलते हैं पेट बोलते हैं। तो आमाशय में जो भोजन होता है लगभग 4 घंटे तक रहता है। जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है आपका कंप्लीट आमाशय। इसमें देखिए भोजन आया हुआ है, तो इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं आमाशय। इसको क्या बोलते हैं साथियों? आमाशय बोलते हैं। चलिए अब इसके बारे में और कौन कौन सा कंसेप्ट है उसको समझते हैं। देखिए आमाशय के बारे में अभी जो आपको बताया था उसको लिखा हुआ भी है, आप इसको चाहें तो जो है कॉपी में जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, आमाशय को स्टोमक बोला जाता है। आमाशय जो होता है, आमाशय एक तरह का थैला होता है जो भोजन के आने के बाद से क्या हो जाता है? फैल जाता है। सबसे ज्यादा देर तक जो भोजन होता है वो आमाशय में ही रहता है, और लगभग 4 घंटे तक जो भोजन होता है वो कहाँ रहता है? आमाशय में रहता है। चलिए इसके बारे में आपको बता दिए। चलिए चित्र में फिर दोबारा देखिए। अब क्या समझते हैं कि आमाशय के कितने हिस्से होते हैं। आमाशय जो होता है ऐसा कि कोई इसमें लिखित हिस्सा नहीं होता, लेकिन हम अपने पढ़ने की सुविधा के लिए जो है इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये आपका आमाशय है, आमाशय के कितने हिस्से होते हैं? तो आमाशय के साथियों 3 हिस्से बनाए जाते हैं। आमाशय के कितने हिस्से बनाए जाते हैं? 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं कार्डियक। पहला हिस्से को क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। दूसरा हिस्सा को बोला जाता है फंडिक। दूसरा हिस्सा को कहा जाता है साथियों फंडिक कहा जाता है। और तीसरा जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। तीसरा हिस्सा को बोलते हैं पाइलोरिक कहा जाता है। तीसरा हिस्सा को पाइलोरिक कहा जाता है। तो बताइए आमाशय के कुल कितने हिस्से होते हैं? तो आमाशय के कुल 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा हिस्सा होता है साथियों पाइलोरिक होता है। तो आमाशय के 3 हिस्से होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक वाला जो हिस्सा होता है इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्डियक वाले हिस्से में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो फंडिक वाला हिस्सा होता है इसमें कांटानुमा संरचना पाई जाती है, और इन संरचनाओं को कहा जाता है रूजी। क्या कहा जाता है साथियों? रूजी कहा जाता है। और जो पाइलोरिक वाला हिस्सा होता है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें पाई जाती है जठर ग्रंथियां। चलिए देखते हैं इसमें। जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि आमाशय कितने हिस्से होते हैं। आमाशय कुल 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा कौन सा हिस्सा होता है? पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो आमाशय के कुल 3 हिस्से होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। चलिए कार्डियक वाले भाग के बारे में समझते हैं। कार्डियक वाले हिस्से में क्या होता है? तो कार्डियक वाला जो हिस्सा होता है यह आमाशय का जो है पहला भाग होता है। तो आमाशय का पहला भाग कौन सा होता है? पहला भाग होता है कार्डियक। कार्डियक वाले हिस्से में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। जब ग्रास नली से जो भोजन होता है, जब आमाशय के पहले हिस्से कार्डियक को प्रवेश करता है तो कार्डियक में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है भोजन जैसे ही कार्डियक वाले हिस्से में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिल जाता है, जिसके कारण भोजन जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और मुख गुहा में जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है उसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भोजन में मिलते ही जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है उसकी सक्रियता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो
यह अमाशय का पहला भाग होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl। और ये भी आपको याद रखना है कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। भोजन के अम्लीय हो जाने से दो तरह के फायदे होते हैं। कितने तरह के फायदे होते हैं, दो तरह के फायदे होते हैं साथियों। पहला फायदा यह होता है कि भोजन का अच्छा से पाचन होता है। पहला फायदा यह होता है कि भोजन जो होता है इसमें उसका अच्छा से पाचन होता है। जबकि दूसरा फायदा यह होता है कि मुंह से बच बचाकर जो भी सूक्ष्म जीव आपके अमाशय में आ जाते हैं, वो भोजन के साथ आए हुए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसी अम्लीय माध्यम में क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखिएगा ज्यादातर जो बीमारियां होती है वो ज्यादातर पेट से नहीं होता है, श्वास वगैरह आप लीजिएगा तो ज्यादातर बीमारियां श्वास वगैरह के माध्यम से ज्यादातर होती है। जैसे कोरोना वायरस जो बीमारी था वो श्वास के माध्यम से ही हुआ था। तो चलिए समझिए, भोजन के अम्लीय हो जाने से दो तरह के फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि भोजन का अच्छा से पाचन होता है, जबकि दूसरा फायदा यह होता है कि जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसी अम्लीय माध्यम में क्या हो जाते हैं, वो इसी माध्यम में हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो कार्डियक वाला हिस्सा में कौन कौन सा बात आपको याद रखना है कि जो कार्डियक वाला हिस्सा होता है उस कार्डियक वाले हिस्से में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही भोजन में मिल जाता है तो भोजन अम्लीय हो जाता है। भोजन के अम्लीय हो जाने से दो तरह के फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि भोजन का अच्छा से पाचन होता है, जबकि दूसरा फायदा यह होता है कि जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव इस माध्यम में आते हैं वे इसी माध्यम में क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए ये वाला चित्र से भी आप इसको समझ सकते हैं। चित्र में देखिए, चित्र में आपको दिखाया हुआ है ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वाला क्या है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। चित्र में देखिए ये क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने भोजन कर लिया और अचानक से कभी अगर उल्टी हो जाता है तो देखिएगा आपके जो नाक वगैरह होता है सब में जलन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, खाना तो आप मान लीजिए खीर वगैरह खाए तो खाना तो आप ठीक ठाक ही खाते हैं, तो फिर जब उल्टी आप करते हैं तो जलन क्यों होता है, क्योंकि उस खीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया होता है। और जब आप उल्टी करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आता है बाहर तब आपको जो है जलन महसूस होता है, क्योंकि आपके अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया कि आपके अमाशय में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको एकदम याद रखना है कि हमारे अमाशय में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अब समझते हैं अमाशय के दूसरे हिस्से को, फंडिक को। अमाशय का दूसरा हिस्सा कौन सा होता है साथियों, फंडिक होता है। तो फंडिक वाला जो हिस्सा होता है अमाशय का दूसरा हिस्सा, फंडिक में क्या होता है, फंडिक जो हिस्सा होता है यह अमाशय का दूसरा हिस्सा होता है। इसमें कांटानुमा संरचना पाई जाती है, कांटानुमा संरचना पाई जाती है। और इन संरचनाओं को रूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, रूजी। तो इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। इस संरचना को हम लोग कहते हैं रूजी। तो याद रखिएगा कि अमाशय का दूसरा हिस्सा जो होता है वो फंडिक होता है और उस फंडिक वाले हिस्से में एक कांटानुमा संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं को रूजी कहा जाता है। रूजी का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को ज्यादा देर तक अमाशय में रोक के रखना होता है, ताकि भोजन के जिस अंश में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिला हुआ है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा से मिल जाए। भोजन करने के बाद इसीलिए साथियों तुरंत पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन करने के बाद आप तुरंत पानी पीते हैं तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो सक्रियता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि भोजन करने के बाद तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो जो वो पानी होगा वो आपके अमाशय में जाएगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सक्रियता को निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए भोजन करने के तुरंत बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए, आधा घंटा या 1 घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। चलिए समझिए, इस रूजी का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को लंबे समय तक रोक कर रखना होता है। भोजन की अनुपस्थिति में यह जो रूजी होता है वो खड़ा हो जाता है, जिसके कारण हमें जो है भूख लग जाता है। तो अगर भोजन की अनुपस्थिति है, पेट में आपने मुंह धो लिया है और यदि आप भोजन नहीं किया है तो ये रूजी क्या हो जाता है, तो वो खड़ा हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि पेट में चूहा कूद रहा है, पेट में हाथी कूद रही है, वो रूजी कूद रहा होता है। पेट में चूहा और हाथी कहां से कूदेगा, पेट में जो है रूजी नामक जो संरचना होती है वही कूदता है। चलिए अब अमाशय के तीसरे हिस्से जो है पाइलोरिक को समझते हैं। अमाशय का तीसरा हिस्सा होता है पाइलोरिक। तो यह अमाशय का जो है तीसरा हिस्सा होता है। अमाशय के इस तीसरे हिस्से में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है
पूछा गया साथियों कि जठर ग्रंथियां जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है आपके अमाशय में, और यदि अमाशय में पूछ दे कहाँ पाई जाती है तो अमाशय के तीसरे हिस्से में पाई जाती है, पाइलोरिक वाले हिस्से में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो अमाशय के तीसरे हिस्से में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। याद रखिएगा, जठर ग्रंथियों से किस रस का स्राव होता है, जठर रस का स्राव होता है। जठर रस जो होता है, जठर रस, उसमें दो प्रकार के रस का स्राव होता है। दो प्रकार के रस होते हैं जठर रस में, दो प्रकार के रस होते हैं, वो दोनों एंजाइम होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। पहला जो एंजाइम होता है वो होता है साथियों आपका रेनिन। कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन। और दूसरा कौन सा एंजाइम होता है साथियों, पेप्सिन होता है। दूसरा कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है। पहला होता है रेनिन और दूसरा होता है आपका पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन जो है दो एंजाइम होते हैं। रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध को दही में बदल देता है, दूध को किसमें बदल देता है, दही में बदल देता है। और जो दूसरा एंजाइम होता है वो होता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा हुआ है, चलिए इसको समझते हैं अगले स्लाइड में। चलिए समझिए, ये दो एंजाइम जो होते हैं वो क्रमशः रेनिन और पेप्सिन है। तो रेनिन और पेप्सिन याद रखिएगा, अमाशय में दो एंजाइम का स्राव होता है, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है वो अमाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम नहीं है, तो उसमें ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा कि रेनिन और पेप्सिन ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो आपके अमाशय से स्रावित होते हैं। तो रेनिन जो एंजाइम होता है वो दूध में उपस्थित जो होता है केसिन प्रोटीन, दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है और उसे दही में बदल देता है, उसे दही में बदल देता है। छोटे बच्चों में आप देखिएगा, छोटे बच्चों को दूध वगैरह पिलाया जाता है तो छोटे बच्चे जो है तुरंत उसको बुकोड़ देते हैं दही के रूप में। कभी आप सोचे कि वो दूध जो है दही कैसे बन गया, क्योंकि छोटे बच्चों के आमाशय में या हम लोग के भी आमाशय में रेनिन नामक एंजाइम होता है। वही एंजाइम जो होता है वो दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। तो रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध में जो उपस्थित केसिन प्रोटीन होता है उसी को जो है उसका पाचन करता है, उसे दही के रूप में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसे उसका पाचन करता है और उसे पेप्टोन में बदल देता है। किस रूप में बदल देता है साथियों, पेप्टोन के रूप में। तो याद रखिएगा कि आमाशय में दो तरह के एंजाइम का स्राव होता है, पहला होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन एंजाइम जो होता है, रेनिन एंजाइम वो दूध को दही में बदल देता है और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए जैसा कि चित्र में भी दिया हुआ है, चित्र से भी आप समझ सकते हैं। चलिए चित्र में देखिए, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया था। और ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो है भोजन आया हुआ है, ये आपका भोजन आया हुआ। आमाशय के कितने हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक वाले हिस्से में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, फंडिक वाले हिस्से में रूजिन नामक संरचना होती है, और फंडिक पाइलोरिक वाले हिस्से में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे जठर रस का स्राव होता है। जठर रस के रूप में रेनिन और पेप्सिन दो एंजाइम का स्राव होता है। चलिए अब कुछ और सवाल है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सभी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर जो होता है वो क्या होता है और यह कैसे हो जाता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है और वो कैसे हो जाता है, तो चलिए साथियों समझते हैं। देखिए जो आपका आमाशय होता है, ये जो आपका आमाशय होता है, आमाशय के जो साइड वाला हिस्सा होता है इसमें म्यूकोसा की परत पाई जाती है, म्यूकस की परत पाई जाती है, म्यूकस की परत जो HCl से हमारे आमाशय की सुरक्षा करती है। जब ये म्यूकस जो होता है काफी ज्यादा पतला हो जाता है और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जब ये इसके संपर्क में आता है तब वो बीमारी का रूप लेता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। यही होता है आपका पेप्टिक अल्सर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने से क्या होता है। अगर पेट में अम्ल का मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो जाए तो क्या हो जाता है। तो अगर पेट में एसिड बढ़ जाएगा, पेट में यदि एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा तो आपका हो जाएगा एसिडिटी। आपको क्या हो जाएगा साथियों, एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी। और इस एसिडिटी को कम करने के लिए, इस एसिड को कम करने के लिए हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग। और क्षार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्षार के रूप में उपयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसमें उपस्थित होता है, तो इनो में उपस्थित होता है। इनो जो होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल 2। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है।
बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट में जो अम्लता होता है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल टू। ऑप्शन में दोनों दे सकता है, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी लिखा सकता है, नहीं तो लिखा सकता है MgOH का होल टू। ये भी आपको याद रखना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका पीएच मान होता है 10.5 होता है इसका पीएच मान। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि पेट में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होने से क्या हो जाता है, तो आपको हो जाएगा एसिडिटी हो जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए जैसे कि अभी आपको बताया कि हमारा जो अमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उपस्थित होता है, फिर भी हमारा पेट क्यों नहीं जलता है, तो हमारा पेट जो होता है, हमारा जो पेट होता है वो इसलिए नहीं जलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है फिर भी हमारा पेट नहीं जलता है, क्योंकि इसके साइड साइड में जो है म्यूकस का परत होता है, म्यूकस का परत, और यही म्यूकस का जो परत होता है वो हमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा लेता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक गद्दा है और उस गद्दा पे अगर आप पानी फेंकेगा तो गद्दा कंफर्म है कि भीग जाएगा, लेकिन यदि उस गद्दे पे एक बहुत पतली झिल्ली हम लगा देते हैं, अगर उस गद्दे पे बहुत पतली झिल्ली लगा देते हैं और तब उसके बाद से उसके ऊपर पानी फेंकेगा तो वो गद्दा बच जाएगा, वो गद्दा जो है पानी से नहीं भीगेगा। उसी तरह का एक पतला झिल्ली होता है, वही झिल्ली का नाम होता है म्यूकस। म्यूकोसा की एक परत होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है हमारे पेट की क्या करती है, सुरक्षा करती है। चलिए अब क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए फटाफट क्वेश्चन जो अभी आपको समझाया उसी का क्वेश्चन है, चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी जो ग्रास नली होती है वो किस जीव का होता है, बताइए सबसे लंबी जो ग्रास नली होती है वो किस जीव का होता है, हाथी का होता है, गेंडा का होता है, जिराफ का होता है या जेब्रा का होता है। अभी आपको बताए थे, बताइए कि सबसे लंबी जो ग्रास नली होती है वो किस जीव का होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे जो लंबी ग्रास नली होती है वो जिराफ का होता है। जिराफ का जो होता है वो सबसे लंबा ग्रास नली होता है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। इसमें भोजन धीरे धीरे सकता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन कहा जाता है। क्या कहता है साथियों, क्रमानुकुंचन। और ये भी आपको याद रखना है कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई भी ग्रंथि, पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। चलिए बताइए कि क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, अभी बताया, देखिए बताइए जल्दी, क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, क्रमानुकुंचन। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है कि क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रास नली में। क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, ग्रास नली में होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, बताइए ग्रास नली की लंबाई। ये एक एक ऑब्जेक्टिव जो है ये आपके बिहार बोर्ड में आ सकता है मैक्सिमम। चलिए बताइए ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। अब सारा 15 ही लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज होइएगा, अगर वीडियो को अच्छा से नहीं देखे होंगे तो आप कंफ्यूज होइए कि 15 में कौन सा 15 टिक लगाएं। तो ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर। याद रखिए ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन कि आहार नली में किस हिस्से, आहार नली के किस हिस्से में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन है कि आहार नली का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें भोजन पचता ही नहीं है, तो बताइए अभी आपको बताए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आइसोफेगस। आइसोफेगस वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली, ग्रास नली वाले हिस्से में भोजन का पाचन नहीं होता है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि अमाशय में जो पाई जाने वाली कांटानुमा संरचना होती है उस संरचना को, वह संरचना क्या कहलाती है। अमाशय में पाई जाने वाली जो कांटानुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है, दीर्घरोम, रसांकुर, रुजि या अपेंडिक्स, क्या कहलाती है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुजि। अमाशय में पाई जाने वाली जो कांटानुमा संरचना होती है क्या कहलाती है, रुजि कहलाती है। जबकि छोटी आंत, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में बताने वाले हैं, तो छोटी आंत में जो पाई जाने वाली जो कांटानुमा संरचना होती है उसी को बोलते हैं दीर्घरोम या रसांकुर। छोटी आंत में पाई जाने जो कांटानुमा संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर कहता है। अपेंडिक्स तो मानव के शरीर का अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है साथियों, अवशेषी अंग। अपेंडिक्स के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, बताइए अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है। अभी आपको बताए थे, बताइए अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। तो आपको बताए थे कि अमाशय में प्रोटीन का जो पाचन होता है, अमाशय में दो तरह का रस का स्राव होता है, एक होता है रेनिन, कौन होता है, रेनिन, और एक होता है पेप्सिन, एक होता है पेप्सिन। रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदल देता है, और प्रोटीन पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा, याद रखना है इसको, प से पेट, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन और प से पेप्टोन।
पेट में पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कि आमाशय में दूध का पाचन कौन करता है? आमाशय में दूध का पाचन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आमाशय में दूध का पाचन करता है रेनिन। रेनिन एंजाइम जो होता है दूध को दही के रूप में बदल देता है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कि आमाशय के कुल कितने हिस्से होते हैं? अभी आपको बताए थे, बताइए आमाशय के कुल कितने हिस्से होते हैं? तो आमाशय के कुल 3 हिस्से होते हैं। तीनों का नाम बताइए, तीनों का नाम बताइए फटाफट। आमाशय के कुल 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है हिस्सा कार्डियक। पहला हिस्सा कौन सा होता है साथियों? पहला हिस्सा होता है कार्डियक। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? दूसरा हिस्सा होता है आपका फंडिक। और तीसरा हिस्सा कौन सा होता है? तीसरा हिस्सा होता है पाइलोरिक। तो पहला हिस्सा होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा कौन सा होता है? पाइलोरिक होता है। तो आमाशय के कुल 3 हिस्से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या टाइट्रिक अम्ल? हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl और इसका पीएच मान लगभग 1 होता है। लगभग क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग कितना होता है? 1 होता है। कुत्ते में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा होता है, हम लोगों से सामान्य से अधिक होता है, जिसके कारण कुत्ता हड्डी को भी चबाकर पचा जाता है, क्योंकि कुत्ते में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो सामान्य से अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? यह भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बताइए जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए मुख गुहा में, आमाशय में, अग्न्याशय में या छोटी आंत में? जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आमाशय में। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है साथियों? आमाशय में। लार ग्रंथियां पाई जाती है मुख गुहा में। लार ग्रंथि कहां पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। मुख गुहा में। लार ग्रंथियों के बारे में अगर आपको अच्छा से समझना है तो इसका एक वीडियो हम बना दिए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लार ग्रंथियों के बारे में उसको जो है कंप्लीट बताएं उसमें। तो आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथियां जो है आमाशय में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। बताइए जठर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है। बताइए कि जठर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? पित्त रस का स्राव होता है, जठर रस का स्राव होता है, लार रस का या आंत रस का? बताइए। तो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है जठर रस का। जठर रस का यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस का स्राव होता है। और जो लार ग्रंथियां होती है उससे लार रस का स्राव होता है। लार ग्रंथियां जो होती है, लार ग्रंथियां, उससे लार रस का जो है स्राव होता है। और आंत रस का स्राव जो होता है, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत में जो ग्रंथियां होती है उसके द्वारा जो है आंत रस का स्राव होता है। तो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है जठर रस का स्राव होता है। जठर रस, जिसमें 2 तरह का रस होता है, रेनिन और पेप्सिन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? ये मुख गुहा से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? ये क्वेश्चन 2021 में आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बताइए कि मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और इसी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है साथियों? माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? अगर एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगा। अगर उस एसिडिटी को हम कम करना चाहते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से हम किसका उपयोग करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ कैल्शियम, चूना पत्थर या कैल्शियम ऑक्साइड? बताइए। तो अगर पेट में अम्लता बढ़ गया है तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करने वाले हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2, जिसका पीएच मान होता है 10.5। ये क्वेश्चन भी पूछा गया ये कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। जो किसमें मिलता है? इन्नू में मिलता है। किसमें मिलता है साथियों? इन्नू में उपस्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, अभी तुरंत बताएं। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है साथियों? 10.5 होता है। चलिए
ये कंसेप्ट तो आपको पहले अभी बताया तुरंत कि कुत्ता जो होता है, कुत्ता में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है सामान्य से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण कुत्ता जो है हड्डी को भी चबाकर पचा देता है। तो कुत्ता में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो सामान्य से अधिक होता है, जिसके कारण कुत्ता जो है हड्डी को भी चबाकर क्या कर जाता है, पचा लेता है। चलिए अब हम लोग जो है क्या 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 हम लोग पढ़ लिए, चलिए एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मुख गुहा, क्या पढ़ लिए, मुख गुहा पढ़ लिए, मुख गुहा जो है कंप्लीट पढ़ लिए। उसके बाद से पढ़ लिए ग्रास नल्ली, ग्रास नल्ली पढ़ लिए पूरा फाइनल। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आमाशय पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने, आमाशय। अब हमें पढ़ना है छोटी आंत के बारे में। किस आंत के बारे में, छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मलाशय वगैरह के बारे में। उसमें भी यकृत भी पढ़ना है, अग्न्याशय भी पढ़ना है, कई सारी चीजें पढ़नी। तो आगे हम लोग समझने वाले हैं अब किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे छोटी आंत के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, छोटी आंत के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। और लास्ट में आपसे कहना है कि त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। त्याग के बिना साथियों कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। त्याग के बिना साथियों कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप जो है त्याग नहीं करते हैं, यदि आप अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, आप अपने पढ़ाई को समय नहीं दे रहे हैं, पढ़ते समय आपको नींद आ रहा है, तो त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी दूसरी सांस को छोड़नी पड़ती है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।